राजयोग के बारे में आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी जनरल चीजें राज्यों के बारे में समझ ले। राजयोग का मतलब वो होता है कि व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई मानव, ऐसा कोई जातक या जाति का आ, मान, सम्मान, ताकत, हर चीज को प्रॉपरली, प्रॉपर पोर्शंस में अगर भोग करे तो वो राजयोग है। राजयोग का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि वो राजा का ही पुत्र हो। आम जनता एक आम घर में भी पैदा होके कोई व्यक्ति मान सम्मान या अपने काम की बदौलत वो अगर एक्सट्रीम जगह पे पहुंचता है, एक्सट्रीम पर्याय में पहुंचता है, तो भी वो राजयोग है। देख लेना, समाज में जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं या जो गवर्नमेंट में उच्च पदस्थ कोई भी व्यक्ति है, बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, कोई मंत्री है या कोई बहुत बड़ा नेता है, या मान लो वो विद्वान है और इंटरनेशनली फेमस है, साइंटिस्ट है, इंटरनेशनली फेमस है, अपनी बुद्धि विद्या की बदौलत वो पूरे मानव सभ्यता को उन्नीत करते हुए जा रहा है, तो ये सारी चीजें आते हैं राजयोग से। राजयोग का मतलब सिर्फ भोग विलासी नहीं है। राजयोग जैसे मैंने बोला, प्रॉपरली प्रोपोर्शंस में भोगना, यानी जितना चाहिए उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। और चाहत से ज्यादा भोग करना राजयोगी को पसंद नहीं है। संन्यास में भी राजयोग होता है, जिसको हम लोग विशुद्ध संन्यास योग बोलते हैं। ये विशुद्ध संन्यास योग जैसे विवेकानंद हुए हैं, जैसे इस तरह के लोग जिनको जीवन में सिर्फ और सिर्फ, जैसे सम्राट अशोक, उनका भी संन्यास योग था, क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म को इतने प्रसारित किए थे, इतने दूर दूर तक पहुंचा दिए थे कि साधारण व्यक्ति कोई सोच ही नहीं सकता वहां तक। इसी को कहते हैं आध्यात्मिक राजयोग। तो चलो ये राजयोग देखेंगे कैसे? ये राजयोग देखेंगे हम, हमारी जो कुंडली का जो स्नैपशॉट है वहां का ग्रह बल, भाव बल, ग्रहों की 10 वर्ग में क्या बल है, वो भी बताना है, वो भी देखना है। ये सारी चीजें, चलो अभी आपको सिर्फ 10 वर्ग का बल
नेक्स्ट क्लासेस में ये कंप्लीट हो जाने के बाद मैं ये वर्ग बल को आप लोगों को इन डिटेल्स बताऊंगा, क्योंकि वर्ग, अष्टवर्ग, छठा वर्ग या 10 वर्ग अभी तक आप लोग शायद, हो सकता है थोड़ी कंफ्यूज हो, या अगर पहले से आप जानते हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब कुछ ऐसी जनरल चीजों को समझते हैं जिनसे हम इन राज्यों के आगे के बारे में हमें पता चलेगा। पहला, राज्य कोई भी ग्रह से बन सकते हैं। ग्रह के संबंध आप पहले जानेंगे, उसके बाद हम बाकी इन डिटेल्स और चीजों पे जानेंगे, और इनटू द डेप्थ कोशिश करेंगे आप लोगों को इतना डेप्थ तक ले जाने का, ताकि आप लोगों के लिए भी एक नया सोच मिले, ताकि फलादेश करते समय उन सोचों को, उन चीजों को आप अपने जहन पे रख के फलादेश कर पाए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए सूर्य और चंद्र से राजयोग बना। अब ये क्यों बना, कैसे बना, ये आपके दिमाग में प्रश्न होने चाहिए। कारण क्या है, लॉजिक क्या है इसके पीछे। बिना लॉजिक का कोई भी सूत्र अपने को ना थोड़ा सा, क्या बोलते हैं वो, याद रहना मुश्किल होता है। लेकिन अगर सूत्र के साथ, लॉजिक के साथ सूत्र मिलता है, तो हमें इन चीजों को याद रखने में बड़ा आसानी होता है। अभी जैसे मैंने बोला कि मानो सूर्य और चंद्र से राजयोग, क्या है, क्यों है। सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है, और चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। मान लीजिए चंद्र और सूर्य से राजयोग बना है, तो ये तो बहुत उम्दा, मतलब आत्मा और मन की फ्रीक्वेंसी से एक जैसा होगा। आत्मा जो चाहेगी मन वही करेगा। यानी ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में, अपने माने जिसको बोलते हैं ना मैटेरियलिस्टिक सक्सेस और स्पिरिचुअल सक्सेस, ये दोनों सक्सेस उनको मिलते हैं। बट वही, आप समझ लो, ये दोनों नीच हो गए। मान लीजिए इसमें से कोई एक नीच हो गया, राजयोग को, राजयोग अगर बना हुआ है तो राजयोग तब भी रहेगा, नीच होने के बावजूद भी राजयोग तो रहेगा। लेकिन ऐसी अवस्था में यह राजयोग शुभ फल नहीं देगा, अशुभ फल देगा। आप लोगों ने सुना होगा, आपके बहुत से ऐसे क्लाइंट या बहुत से ऐसे लोग प्रश्न बोलते हैं कि मेरे तो राजयोग था, फिर भी उस दशा में मुझे बहुत दिक्कतें महसूस हुई, मेरा लाइफ एकदम तबाह हो गया, इत्यादि इत्यादि। तो समझ लेना, उसका जिस दशा अंतर दशा में जो राजयोग का फल उसको भोगना था, कहीं ना कहीं उनमें से कोई ग्रह नीचस्थ जरूर होगा, या कोई ग्रह पाप पीड़ित जरूर होगा, इसीलिए उसको राज्यों का फल नहीं मिला। राज्यों फल नहीं देता ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो दो ही फल देगा, आइदर शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। ऐसा भी हो सकता है
कि राज्यों के पीरियड चल रहा है और आदमी तबाह हो गया, है ना, वो एकदम दाने दाने के लिए मोहताज हो गया। बिल्कुल हो सकता है। अगर नीचस्थ या पाप पीड़ित या अशुभस्थ राज्यों का अगर उसके कुंडली में है, तो ऐसा 100% पॉसिबिलिटीज है कि वो दाने दाने के लिए मोहताज बन जाए। देख लेना, उसके बाद जैसे ही ये राज्यों का पीरियड खत्म हो जाएगा, नॉर्मल पीरियड आ जाएगा, फिर वो बंदा फिर से खड़ा हो जाएगा। ये वही कारण, क्योंकि चीजों को हमको यहां दो तरीके से देखना है। क्या? पहला होता है नैसर्गिक चीजें। नैसर्गिक में बलाबल ग्रहों की अलग होती है, और नैसर्गिक में दोनों, मान लो सूर्य, सॉरी, हाँ चलो, सूर्य चंद्र ही बता रहे थे तो सूर्य चंद्र ही बताते हैं। तो सूर्य चंद्र नैसर्गिक में तो अच्छी फल देने वाले हैं, क्योंकि एक आत्मा है, एक दूसरा मन है। लेकिन इनमें से कोई एक अशुभस्थ हो गया, या दोनों ही अशुभस्थ हो गए, तो राजयोग तो फिर भी बना हुआ है, बट वहां क्या होगा, नैसर्गिक शुभ फल के जगह वो बदल जाएगा अशुभ फल पे। उसके आत्मा और मन की जो क्रियात्मक माने कार्य है, क्रियात्मक कार्य है, उसकी जो मेंटल फ्रीक्वेंसीज है, उसकी जो आत्मिक फ्रीक्वेंसीज है, ये फ्रीक्वेंसी क्या है मैं बताता हूं। मैं किन फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहा हूं, वो मैं जो चीज बोल रहा था उसको कंप्लीट कर लो। इसके मेंटल फ्रीक्वेंसीज या इसके आत्मिक सोल का जो फ्रीक्वेंसीज है, ये ना एक दूसरे पे मैच नहीं खाएगा, और कॉन्ट्राडिक्शन होगा, जिसके कारण आत्मा कुछ और, माइंड कुछ और भूलेगा, और इंसान अपने लाइफ में कभी भी सक्सेस उस दौरान नहीं मिल पाएगा, उस इंसान को सक्सेस उस दौरान नहीं मिल पाएगा जिस वक्त ये एक्टिवेट होगा कुंडली में, दशा अंतर दशा में। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि देखो, सूर्य आत्मा की पूर्ण विकसित करने वाला चीज होता है, विकास इसका भी है, विकास मन का भी है। अब आत्मा का विकास हुआ, मन का विकास नहीं हुआ, या मन का विकास हुआ, आत्मा विकास विकसित नहीं हो पाया, तो क्या होगा, एक दूसरे पे कॉन्ट्राडिक्शन करेगा। अब मैं वो चीज बता रहा हूं जो अभी मैंने बोला था कि बता रहा हूं, एक्चुअली ये फ्रीक्वेंसीज है क्या। देखिए, जैसे हम सुनते हैं ना, हम बोलते हैं, तो जैसे बोलते समय हमारे षड्यंत्र में एक तरह का, एक क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज पैदा होता, कंपन होती है। ये जो कंपन होते हैं, ये वायुमंडल में हमारी ये जो एटमॉस्फेयर है, यहां पे वो अपनी फ्रीक्वेंसीज, अपनी कंपन की जो तरंगे हैं वो लेके चले जाते हैं आगे तक। इन लहरों में हमने जैसे बोला, कुछ बोला, ये जो वर्ड है, ये कुछ जैसे ही बोला, तो ये फ्रीक्वेंसीज हमारे स्वर यंत्र में पैदा हुए, और ये वातावरण या वायुमंडल में चला गया, और इनके एक लहर, एक तरंग, एक उमंग, एक उफान से स्टार्ट हुआ, जो आपके कान तक पहुंचा। जैसे सपोज मान लीजिए, अभी हम लोग जूम में बात कर रहे हैं, हमने माइक में कुछ बोला, और वो कंप्यूटर
कंप्यूटर में वो पहुंचा, उसको वो फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट किया और वो एयरवेव में उसको छोड़ दिया। वो एयरवेव वहां पे आपके जो जूम है वहां आप इसको कनेक्ट करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं और फिर उन फ्रीक्वेंसीज को आप अपने कान के जरिए सुनते हैं। तो ये पूरे ब्रह्मांड में खेल वही वही फ्रीक्वेंसीज का ही है। तो अब मान लीजिए हमने जैसे यहां पे कोई एक एक जैसे ताली दिया, ऐसे एक ताली दिया और वही साथ साथ में मान लीजिए इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा 1 घंटा कोई बजा दिया, एक विशाल घंटा की आवाज स्टार्ट हो गई। तो घंटा की आवाज तले मेरी ये जो ताली है ना, इस ताली की फ्रीक्वेंसी दब जाए। बट ऐसा नहीं है कि ताली की फ्रीक्वेंसी वायुमंडल में नहीं है, घंटे की आवाज भी है और मेरी ताली की आवाज भी है। अब ये कान में, हमारे कान को उतना सूक्ष्म रूप से हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए या नहीं कर सकते हैं। वही अगर ऐसा कोई कनेक्टर हो आपके पास, तो आपके बिंदु जिससे कनेक्ट होता है नॉर्मली जो ईथर वेव या वायुवरण से या वातावरण से या वायुमंडल से जो हम फ्रीक्वेंसीज को कलेक्ट करते हैं, वो बिंदु का ग्रह सॉरी ग्रह नहीं, वो बिंदु का, बिंदु नामक जो मतलब रिसेप्टर, वो आपके अगर प्रबल है तो अपना छोटी से छोटी चीजों को भी आप एडाप्ट कर सकते हैं या सुन सकते हैं। तो राजयोग में भी वही चीजें होती हैं, तरंगे वही हैं, लहरें वही हैं, संरचनाएं वही हैं, बट हमारी सुनने की या समझने की फेर की वजह से हम चीजों को समझ नहीं पाते। आत्मा की कारकता और मन की कारकता में अगर भिन्नता आ जाए तो आप काम तो करोगे, बट चूंकि मन लगा के नहीं करोगे इसलिए वहां पोटेंशियलिटी आपकी पूर्ण नहीं होंगे। यही कारण है कि इंसान फेल्योर हो जाता है। जैसे मान लीजिए आज मैंने आप लोगों को एक कुंडली दिया है। आ, लक्ष्मी जी, जी सर। हरिओम नमः शिवाय। मैंने एक ग्रुप में हरिओम। एक कुंडली दिया, जी सर। उस कुंडली को देख के अपने विचार ग्रुप में रखिएगा। जी सर। जैसे ग्रुप में जैसे दिया अजय ने रखा है अपना विचार। जी सर, आ, मुझे लगा आप क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, मैंने इसीलिए लिखा नहीं, क्योंकि काम में रहते हैं तो टाइम लगता है, तो नहीं मैंने नहीं, इसीलिए लिखा आपको आज आप कर अपनी दी। अपनी जो विलंबित समय होगा उसमें जी आप सर, लिख कर। के, हाँ उसमें माने आपका जो रेस्ट टाइम रहेगा, जी ठीक है, जी सर। जी तो उसमें जी आप सर। उनके बारे में लिख के ग्रुप में जरूर डालिएगा। ठीक है। जी सर। जी मनीषा सर। मैम, मनीषा मैम जी सुन सर। रही हैं? यस। यस सर, यस सर। ग्रुप में आप, मैंने आज आप लोगों को एक होमवर्क दिया है। हाँ सर, देखा था। ठीक है, तो अपने अपने हिसाब से जो जैसे बता पाएंगे, डरिएगा नहीं या लज्जा मत करिएगा, शर्म मत करिएगा। ठीक है, जो ठीक है अपने सर। अपने हिसाब से जैसा जैसा आप लोगों को समझ में आता है, और हम्म। आप उनको ग्रुप में उन माने ये कुंडली को अपने विचार से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे आप लोग हम्म। देखेंगे उनको यहाँ पे ग्रुप में लिख के दीजिएगा। कोई ठीक जल्दी है सर। नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, बट आपने जो निलंबित समय या विलंबित समय है, आप उसके मतलब आपके जो रेस्ट टाइम रहेगा, आप उसी में इसको व्यवहार करिएगा। उस समय को आपके बिजी शेड्यूल को तोड़ना नहीं है। ठीक है। ठीक है सर। ठीक, चलिए मैं आज हम लोग राजयोग पढ़ रहे हैं,
तो राज्यों की नॉर्मल कुछ सूत्रों के बारे में मैं राज्यों के बारे में बताने से पहले कुछ चीजों के बारे में बताना चाह रहा हूं, ताकि राज्यों का जो संबंध या स्पेसिफिक एडवांस लेवल की कुछ सूत्र दूंगा, वो सूत्रों से आप लोगों को माने पहले से आगाह हो जाए। ठीक है, ये सारे चीज जैसे खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं चाहूंगा आप लोगों को वर्ग बल से परिचित करवाने का, क्योंकि बार बार मैं वर्ग बल बोलता हूं तो मुझे डाउट है कि आप लोग हो सकता है अष्टवर्ग जानते हो, बट षडवर्ग या 10 वर्ग जानते हो या नहीं। तो वो सारी चीजें फिर दोबारा मैं बताऊंगा। उसके प्रैक्टिकल सेशन में ये सब की बहुत आवश्यकता होगी। प्रैक्टिकल सेशन में आने से पहले मैं चाहता हूं कि थ्योरी का जो जो पोर्शंस चाहिए वो आप लोगों से क्लियर करवा लो। ठीक है मैम? अच्छा, यस सर। लक्ष्मी मैम, जी सर। ये आपने जरूर सुना होगा, लक्ष्मी स्थानं त्रिकोणं च विष्णु जी सर। स्थानं च केंद्रकम जी जी त्रयोसमुदा सर। मात्रेण राजयोगादिकं भवेत्। ये आपने जी जरूर सर। सुना है ना? जी सर। क्या सर उसी पे ही आपने चर्चा दी। मैं क्लास में 10 मिनट लेट हो गई, लेकिन जितनी भी आपने एनालिसिस बताई या जो भी अपने विचार रखे, एक्सीलेंट सर। बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सीलेंट। मैं वही देखिए, मैं हमेशा कोशिश करता हूं। देखिए मैम, मैं अगर ये इस तरह श्लोक में बात करूं तो फिर वो है ना, सर से ऊपर चला जाएगा, संभव नहीं है। मैं चलिए नहीं सर, इसको, हाँ, इसको भी क्लियर करता हूं। पहले तो मैंने वो आत्मा और मन की बातें करी। अब जी मैं सर। ये एक श्लोक जो बताया, ये देखिए हम लोग हर एक एस्ट्रोलॉजर जो भी वैदिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हमें ये श्लोक सिखाया जाता है। ठीक है, बट क्या मैम ये चीजें कभी भी आपने मतलब इसके डेप्थ तक जाने की कोशिश किया? देखिए जब नहीं सर। स्टूडेंट थे तो हम लोग नहीं करते थे, बट जी सर। मैच्योरिटी जैसे जैसे एस्ट्रोलॉजी में बढ़ता गया तो हमें लगा कि हाँ, ये श्लोक तो है, ठीक है, ये बहुत अच्छा श्लोक है, क्योंकि ये पराशर का श्लोक है ना? तो पराशर की श्लोक में वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पराशर ही सर्वोत्तम है। उन्होंने क्या कहा? लक्ष्मी स्थानंच स्थानं त्रिकोणंच, यानी त्रिकोण जो है वो लक्ष्मी है, लक्ष्मी स्थान जी। है। अब ये त्रिकोण कौन कौन सा है आप सब जानते हो। त्रिकोण कौन सा है? 1 5 जी सर। 9, है ना? जी सर। जी। 2 6 10, 10। 3 7 11, 11। 4 8 12। 12। ये सारे त्रिकोण है ना मैम? जी सर। खास करके हम लोग जब भी राजयोग देखते हैं तो हम 159 को जरूर देखने की कोशिश करते हैं। जी सर। ये यहाँ पे ना कुछ एस्ट्रोलॉजर की कुछ गलत फहमी है मैम, वो मैं उसको पूरा क्लियर करना चाह रहा हूं, जिसके कारण मैं इस श्लोक को उठाया। ठीक है, ठीक सर। केंद्र कौन सा है मैम, जिसको विष्णु सर स्थान बोलते हैं? सर 1 4 7 10। 1 4 7 10। केंद्र का केंद्र को विष्णु क्यों कहा उन्होंने? ये क्वेश्चन हुआ नहीं कभी क्या मैम? विष्णु का मतलब क्या है? विष तो नु, विष्णु, जो विश्व को पोषण देता है। ब्रह्मांड को विष्णु का काम क्या है मैम? ये अपना रखवाला है ना, पालनहार है ना? जी। पालनहार का मतलब क्या आता है, क्या होता है? जो पोषण या पुष्टि देते हैं, पोषण देते हैं। पालन तो वही करते हैं ना, खाना पीना वगैरह देने वाला। जी जी जी।
तो ये विष्णु का मतलब ही होता है जो स्टू करता है, सॉ टू यानी पोषण करता है ना। तो विष्णु ये मूल प्रकृति की पोषण भाव है। हमारे यहाँ हमारे शरीर में दो तरह की प्रकृति है, एक पुरुष है और एक प्रकृति है। पुरुष को भी एक प्रकृति बोला जाता है, और वो कौन सा है? ये मूल प्रकृति का पोषण को जो देखता है पुरुष। आपने देखा होगा अर्ध नागेश्वर। हाँ, अर्धनारीश्वर, यस। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर का जो चित्रण है वो आपने देखा होगा, दाहिने तरफ पुरुष का है और बायां तरफ स्त्री का है। मैम, हम जब सामुद्रिक शास्त्र देखते हैं तो हम दाहिना हाथ पुरुष का या दाहिना ललाट देखते हैं पुरुष का, बायां हाथ देखते हैं स्त्री का। जब भी हमको कोई यौगिक क्रियाएं करनी होती है तो भी हम राइट साइड पुरुष को लेते हैं और लेफ्ट साइड स्त्री को लेते हैं। नॉर्मली हम इसको हस्बैंड वाइफ के तौर पे जानते हैं, बट वैसे वो नहीं है। इसकी जो यौगिक मतलब इसकी जो आध्यात्मिक क्या बोलते हैं सूत्र है, भी इससे भी कहीं डेप्थ है। आप एक अकेले इंसान है, आपके अंदर दो सत्ताएं हैं। दाहिने में दाहिना साइड आपका पुरुष का है और बायां साइड आपका स्त्री का है, हर एक व्यक्ति का। ठीक है, यानी राइट साइड आपका मूल प्रकृति का पोषण भाव देने वाला, और त्रिकोण मतलब आपका लेफ्ट साइड वो क्या है? मूल प्रकृति के जो विकास करवाता है, उसी को कहते हैं लक्ष्मी स्थान। मैम, टाप तो नहीं हो रहा ना बहुत ज्यादा? नहीं सर, लैंग्वेज बड़ी इजी है। नहीं, अगर टाफ होना हो तो बताना, क्योंकि फिर मैं एकदम बेसिक में आ जाऊंगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ आप देखो, रामायण का कहानी हमारे जन जन जानते हैं। ठीक है, तो रामायण में जब अश्वमेध यज्ञ जो है रामचंद्र जी ने किया, तो क्या बोले उनके जो पुरोहित थे? उन्होंने बोला एक सोने की सीता बायां साइड में आपको रखना पड़ेगा, अगर ओरिजिनल सीता नहीं है तो, है ना। तो इसका मतलब क्या है मैम? एक व्यक्ति अकेला कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता है। जो अपने शरीर को दो भागों में बांट दिया, यानी जो आध्यात्मिक उन्मेष जिनके अंदर बहुत अधिक हो गया, वो तो एक शरीर में ही काफी है। परंतु हम जैसे साधारण इंसान के लिए अकेला पुरुष या अकेले स्त्री संसार को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, इसीलिए विवाह प्रथा शुरू हुआ था। मैम, यहीं से ये त्रिकोण और केंद्र से ही ये विवाह प्रथा की शुरुआत है, ताकि वंश आगे बढ़े, प्रकृति आगे बढ़े और जन्म होते रहे ब्रह्मांड में। माने एक ये ब्रह्म की जो इच्छा है कि मैं एक हूं, बहुत होना चाहता हूं, उसकी सम्मान रखा जाए, उस इच्छा की, ब्रह्म की इच्छा की। यही होता है राजयोग का मूल मैटर। ये विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान की जो राजयोग बनते हैं वो इसी से बनते हैं मैम। नेक्स्ट क्लास में जल्दी जल्दी सब इन करना, ताकि मैं इस क्लास को और आगे ले जा सकूं, क्योंकि ये आप लोगों के लिए शायद नया है, शायद पुराना है, पता नहीं कैसा है, बट मेरे लिए बड़ा अनमोल सब्जेक्ट है। मैं इसको सीखने के लिए मेरे को कम से कम 8 से 9 साल लग गया था, मेरे शुरुआत के पीरियड में।
राजयोग को समझने के लिए। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुनिए, संतान भी जैसे क्या होता है ना, डिजेबल भी होता है, एबल भी होता है। तो ये राजयोग भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पुरुष और प्रकृति के मिलन से संतान जन्म लेते हैं, और वो कभी कभी वो दिव्यांग भी होते हैं ना, और कभी कभी साधारण भी होते हैं। तो दिव्यांग और साधारण, वैसा ही ये त्रिकोणस्थ और माने केंद्र और विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान से मिलन की वजह से जो राजयोग बनते हैं वो दो तरह की बनते हैं। एक एबल वाला, अच्छा वाला, जो साधारण है, और एक बनता है दिव्यांग वाला, डिजेबल वाला, आजकल जिसको स्पेशल बोला जाता है। जो साधारण है उसको बोलते हैं निर्दोष राजयोग, और जो डिजेबल वाले होते हैं उसको बोलते हैं सदोष राजयोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राजयोग है। क्यों? क्योंकि निर्दोष राजयोग में आपको पूर्णतः फल मिलता है, बट सदोष राजयोग में आपका जो फल होगा वो बिल्कुल उल्टा मिलेगा।